चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेक्शन डी का रिवीजन देखे भाई। अकाउंट का सेक्शन डी, बोर्ड एग्जाम में जो है सेक्शन डी आता है, वो आपके पेपर का सबसे इजी सेक्शन। इसमें जो ये 12 मार्क का सेक्शन है ना, उसमें 99.99% किसी के भी मार्क्स जाते नहीं है, ठीक है ना, फुल मार्क्स आ जाते हैं इसमें। ये ऐसा सबसे सिंपल सेक्शन रहता है आपके पूरे पेपर का। आपके सेक्शन डी की बात करें तो 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 4 मार्क के आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन में से एनी 3 हमें लिखने होते हैं। 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन, 12 मार्क का सेक्शन। और ये 5 क्वेश्चन कौन से आते हैं? तो भाई पार्ट 1 में से चैप्टर 3 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 गुडविल के क्वेश्चंस आते हैं, आपके गुडविल वाला चैप्टर है ना। और पार्ट 2 में से चैप्टर 4, 5, 6 में से एक सम आता है। एक चैप्टर 4 एनालिसिस का, चैप्टर 5 जो आपका अकाउंटिंग रेशियो का, और चैप्टर 6 कैश फ्लो का, ठीक है ना। ये 5 आते हैं और उनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। जिन 3 में गुडविल के 2 इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं, सब स्टूडेंट के लिए सबसे इजी चैप्टर ये रहता है गुडविल का, 2 तो अटेम्प्ट हो ही जाते हैं, और एक इसमें अटेम्प्ट हो जाता है आपका, ये चैप्टर 4 का, ठीक है। जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस में खाली वो हमें कौन सा कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें बनाना होता है, तो उसके हिसाब से ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। आपका चैप्टर 5 और 6 वो पूरी तरह से ऑप्शन में निकल जाता है। उसकी सिर्फ आपको थियरी करने की जरूरत है, बाकी पूरा चैप्टर ऑप्शन में निकल जाएगा, उसके सम करने की नीड नहीं है। और अभी जो आज हम लोग रिवीजन देख रहे हैं, वो रिवीजन भी इन 3 चैप्टर का ही मतलब इन 2 चैप्टर का देखेंगे 3 सम के लिए। चैप्टर 3 गुडविल का रिवीजन और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन 2 का रिवीजन हम लोग देखेंगे। चैप्टर 5 और 6 का इस वीडियो में रिवीजन नहीं रहेगा। अगर आप लोग ये चैप्टर कर रहे हो, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको सेपरेटली उस चैप्टर का रिवीजन आप लोग देख सकते हो। बाकी सेक्शन डी जो भी अटेम्प्ट करते हैं, मेरे हिसाब से 99.99% स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और ये करने भी चाहिए, सबसे इजी है, 12 मार्क पक्के आ जाते हैं, बराबर ना। बाकी जो इनकी थियरी है, जो एमसीक्यू 1 मार्क में आएगी, उस थियरी का पूरा एक 1 शॉट वीडियो अलग से बनेगा, ठीक है ना। हर चैप्टर की थियरी में उसमें समझाऊंगा कि क्या क्या लर्न करना है हमें, कहाँ कहाँ से लर्न करना है, ठीक है ना। वो सब मैं आपको नोट करवाऊंगा कि जिससे एमसीक्यू 1 मार्क की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आज इस वीडियो में हम लोग गुडविल का रिवीजन और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 चैप्टर का रिवीजन देखेंगे, और सबसे इजी चैप्टर है भाई, सबसे इजी है ना। इसमें कोई ज्यादा मेथड्स है ना क्या है, और सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब कुछ भी नंबर आते हो, कोई भी सम्स आते हो, आप लोगों को स्टेप याद रह गए, फॉर्मूला याद रह गई, मतलब बात खत्म, फिर आप लोग वो सम कर ही पाओगे, ठीक है ना। कोई भी नंबर क्यों ना पूछे, कोई फिक्स नहीं है कि ये इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करो, इस सम की प्रैक्टिस करो, ऐसे करो, कुछ भी नहीं, खाली फॉर्मूला और स्टेप याद कर लो, आपका सम खुद ब खुद हो जाएगा। और जो माइनर माइनर चेंजेस आते हैं, वो मैं रिवीजन के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे मेथड देखेंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब चैप्टर 3 में हम लोग स्टार्ट करें, जो गुडविल का चैप्टर है, पार्ट 1 का चैप्टर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस का नाम, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देती उस एसेट की वैल्यू काउंट करनी है हमें, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू हमें काउंट करनी है, और उस वैल्यू को काउंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स आती है। जैसे हमारे चैप्टर में उसकी 5 मेथड दी गई है, आपको वो पांचों मेथड के स्टेप्स याद रखने कि उन मेथड में कैसे स्टेप्स आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सम कर सकते हो। कोई भी मेथड पूछे, 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो 5 में से कोई भी 2 मेथड आपको पूछेंगे, ठीक है ना, कोई भी 2 आ सकती है मेथड। तो आपको पांचों मेथड के खाली स्टेप्स याद रखने हैं, फिर नंबर कुछ भी पूछ ले, बदल के भी पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सम वैसे ही कर पाएंगे उसमें। 5 मेथड आती है गुडविल काउंट करने की। एक सिंपल एवरेज मेथड, एक वेटेज एवरेज मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, और 5th कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। ये पांचों मेथड नोट कर लेना, जिनका बाकी है वो सिंपल एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 5 मेथड। जब भी कोई सम आए, सबसे पहले मेथड पढ़ना कि कौन सी मेथड दी गई है भाई, कि कौन सी मेथड से सम करना है, फिर उसके हिसाब से हमें सम करना है, बराबर। और उसमें से हम लोग शुरू करें तो सबसे पहला आता है, सबसे पहली मेथड आती है, वो आती है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड,
कि नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है, कभी भी गुडविल काउंट करनी है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल दिखाई नहीं देती ऐसे एसेट की वैल्यू। अब ये अगर बेंचेस और टेबल है तो उस टेबल बेंचेस दिखाई दे रही है तो उसकी वैल्यू हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कंडीशन कैसी है, कितनी टूटी हुई, क्या खराब है, कैसे है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन गुडविल तो दिखाई नहीं देती, उसकी वैल्यू पता कैसे करें हम लोग? तो गुडविल की वैल्यू पता चलती है बिजनेस के प्रॉफिट से। बिजनेस के प्रॉफिट से कभी भी गुडविल काउंट करना है तो उसका बेस प्रॉफिट रहता है, तो वो प्रॉफिट के बेस पर ही हमें हर मेथड में गुडविल काउंट करनी है, जिनमें सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड आता है। तो एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है? प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, ठीक है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये तो सिंपल एवरेज मेथड जो आती है। फिर वेटेज एवरेज मेथड देखेंगे हम लोग, बराबर। अब सिंपल एवरेज मेथड में अगर हमें गुडविल काउंट करनी है तो उसके लिए सिंपली दो स्टेप्स आते हैं, कि दो स्टेप आते हैं उस सिंपल एवरेज मेथड में। सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट, जहां एवरेज प्रॉफिट में आता है उसकी फॉर्मूला आती है कि टोटल प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, कि जितने भी साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो टोटल प्रॉफिट कितना है, और डिवाइड बाय जितने साल दिए गए। भाई 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उन 5 साल का टोटल प्रॉफिट और डिवाइड बाय 5, बराबर ना। ये पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे और सेकंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट के साथ फिर गुडविल काउंट कर लेंगे। ये गुडविल काउंट कर लिया, जहां गुडविल में आ जाती है फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ years purchase, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। अच्छा, अब नंबर ऑफ इयर्स परचेस क्या है? देखो, गुडविल हम लोग काउंट करते हैं कि ज्यादातर रिकंस्ट्रक्शन के वक्त, कल जो चैप्टर 4 में भी हमने समझा था कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि भाई बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में सब कुछ नई तरह से काउंट कर रहे हैं, कि नया एग्रीमेंट बन रहा है, सब एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। तो वो रिकंस्ट्रक्शन के वक्त तो गुडविल की भी नई वैल्यू काउंट करते हैं। और सपोज सपोज ऐसा करते हैं कि अगर हम लोग आज बिजनेस बेच रहे हैं, सपोज बिजनेस बेच रहे हैं, तो सामने वाले से हम लोग गुडविल के पैसे मांगते हैं। और वो गुडविल के पैसे कैसे मांगते हैं? तो उसे कहते हैं कि देखो भाई, हमारा हर साल का एवरेज प्रॉफिट इतना है, तो एक काम करो कि तुम जो है वो मुझे 5 साल का एडवांस प्रॉफिट दे दो, या 3 साल का एडवांस प्रॉफिट दे दो, वो हमारी गुडविल हो जाएगी, बराबर। गुडविल के सपोज आज मैं अगर हमारा ये बिजनेस में सेल कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी यहाँ पर एसेट्स वगैरह पड़ी हुई है ये सब भी तो मैं सेल करूंगा, स्टॉक होगा, एसेट होगा वगैरह, ये सब तो हम सेल करेंगे। लेकिन गुडविल भी हमें सामने वाले से पैसे मांगने हैं, इन सब के पैसे तो वो देगा ही, गुडविल के पैसे भी देगा। तो गुडविल के पैसे हम कैसे मांगते हैं? तो उसे कहते हैं कि देखो भाई, मैं हर साल जो है वो 5 लाख का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो एक काम करो, तुम जो है वो मुझे 3 साल का प्रॉफिट एडवांस में दे दो। तो ये जो सामने वाले से मैंने 3 साल का एडवांस प्रॉफिट मांग लिया, ये मेरी गुडविल हो गई। क्या भाई, 3 साल का प्रॉफिट मिल गया, ये गुडविल की वैल्यू समझो 15 लाख रुपए, बराबर। तो ये जो होता है ना कि नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ये वो कहते हैं हम लोग कि सामने वाले से अगर सपोज हम बिजनेस बेच रहे हैं, तो गुडविल के नाम पर सामने वाले से कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कितने साल का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, या वो देने के लिए तैयार है, तो उसे हम लोग हमारे बिजनेस का नंबर ऑफ इयर्स परचेज कहेंगे। उसके बेस पर गुडविल काउंट होती है, बराबर। तो ये गुडविल की फॉर्मूला आती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बस ये मेथड में ये दो स्टेप याद रखने हैं। फिर कोई भी प्रॉफिट दिया गया हो या कितना भी नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया गया हो, इसके हिसाब से काउंट करेंगे हम लोग। समझ आ रही है ना बात है? ठीक है ना। फिर नंबर कोई भी दिए गए हो, टेक्स्ट बुक का ही नंबर हो या और कोई नंबर हो, तो भी हम लोग काउंट कर ही सकते हैं ना वैसे। पक्का ध्यान में आ रहा है ना? हाँ, और दूसरी चीज ये ध्यान में रखना कि जब हम लोग सम काउंट करते हैं, आपको गुडविल होता है रिकंस्ट्रक्शन के वक्त, और रिकंस्ट्रक्शन में एक और चीज आती है कि हम लोग रेशियो भी चेंज करते हैं ना, रेशियो भी हम लोग बदलते हैं। तो कितनी बार गुडविल के क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता है कि भाई ए और बी दो पार्टनर हैं, पहले उनका रेशियो ये था 3:2, अब उनका रेशियो बदल रहा है कि 5:2 कर रहे हैं, बराबर। और उसके हिसाब से वो न्यू गुडविल काउंट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में आता है। अब स्टूडेंट उसमें कितनी बार स्टूडेंट मुझसे पूछने आते हैं
कि सर इसका क्या करें, इसमें तो रेशियो भी दिया हुआ है, गुडविल भी दिया हुआ है, तो क्या इसमें सैक्रिफाइस गेन भी ढूंढना है? अरे नहीं बाबा, वो रेशियो खाली इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ होता है। गुडविल वाले कोई भी क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन के लिए है। कोई गुडविल की पांचों मेथड में रेशियो का काम नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन होती है कि दो पार्टनर है, वो अपना रेशियो बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं अपने हिसाब से। हमें उसकी गुडविल ढूंढनी है। गुडविल के लिए प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर क्या दिया हुआ है, या दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, वो देखना है। रेशियो यहाँ काम आता नहीं है। समझ आ रही है ना बात? कहीं पे भी क्वेश्चन में रेशियो दिया गया हो तो उसे इग्नोर कर दो। गुडविल वाले क्वेश्चन, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। हमें तो ये खाली देखना है कि क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है। आ रहे ना ध्यान? अब जैसे एक इलस्ट्रेशन समझें कि भाई सिंपल एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व करना है। कि सपोज अगर कोई 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कि जैसे अगर हम प्रॉफिट लिख दें इसमें कि 5 साल का प्रॉफिट है 2 लाख का। मैं कोई नंबर वगैरह फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ कि कौन सा ईयर है, क्या दिया हुआ है, वो सब मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सब बता रहा हूँ उसमें। सपोज अगर 5 साल का प्रॉफिट है कि 1,90,000, 2,15,000 एंड सपोज 2,20,000, ये 5 साल का प्रॉफिट है। और ये 5 साल के प्रॉफिट के हिसाब से हमें सिंपल एवरेज मेथड से ये काउंट करना है, गुडविल काउंट करना है। तो सिंपल एवरेज मेथड से अगर गुडविल काउंट करना है तो पहले आता है उसका एवरेज प्रॉफिट काउंट करना। कि पहले एवरेज प्रॉफिट काउंट कर लें। जो एवरेज प्रॉफिट में यही फॉर्मूला आती है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ वो लिखना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिखेंगे कि टोटल प्रॉफिट मतलब जो 5 साल का प्रॉफिट है उन 5 साल के प्रॉफिट का प्लस करेंगे। कि जैसे 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है भाई, उनका प्लस आ जाएगा। मैं वहां से लिख रहा हूं कि 10,35,000 टोटल प्रॉफिट, इन सबका प्लस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कि सपोज 5 इयर्स हैं तो डिवाइड बाय 5, 4 साल होते तो डिवाइड 4 करते, 3 इयर्स होते तो डिवाइड 3 करते। बराबर? कि ये डिवाइड बाय 5 और इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2,07,000। ये एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद गुडविल काउंट करना। कि उसके बाद गुडविल काउंट करें कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेस। कि एवरेज प्रॉफिट सपोज ये मिला 2,07,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है कि भाई 3 इयर्स है, या जितने भी इयर्स हो, इसमें जैसे दिया हुआ है कि 3 इयर्स है तो नंबर ऑफ ईयर परचेस वो 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि भाई एवरेज प्रॉफिट वो 2,07,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स 3, तो टोटल हो जाएगा कितना, 6,21,000। ये हमारी गुडविल हो गई। बरोबर ना? सिंपल एवरेज प्रॉफिट से यही सिंपल मेथड से काउंट करना है, 2 स्टेप लिखना है वो गुडविल। सो जो 2 स्टेप के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। बरोबर? हाँ भाई, फॉर्मूला लिखना है ये दोनों स्टेप में पूरी, और उसके बाद ये काउंटिंग रखना। बरोबर? मैंने डायरेक्ट किया है, फॉर्मूला के साथ ये बताना दोनों स्टेप। ध्यान में आ रहा है ना? हाँ, कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस है, उसकी जगह पे दिया हुआ होता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट को 3 टाइम्स करके फिर गुडविल काउंट करो। कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, कोई भी मेथड में, 5 मेथड है, पांचों मेथड में कभी कभार ऐसा दिया हुआ होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पर दिया हुआ होता है कि भाई जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके 3 टाइम्स गुडविल है। तो बात वही हुई कि जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। बरोबर? कभी ऐसा दिया हुआ होता है कि भाई जितनी एवरेज प्रॉफिट है उसके 2 टाइम्स गुडविल है, तो गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। बात तो एक ही हुई ना? तो वहां पर ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना छोटी छोटी चीजों से कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं दिया हुआ है, हम क्या करें, या तो कुछ मेंशन ही नहीं है। ऐसे मत करो। वहां दिया हुआ होता है कि एवरेज प्रॉफिट को 2 टाइम्स करना है, एवरेज प्रॉफिट को 3 टाइम्स करना है, तो वैसे करना है हम। अरे ना बात ध्यान, सिंपल ये याद रखना। हाँ, और दूसरी एक चीज इसमें, मैं यही वीडियोस में यही तो समझाना है अभी रिवीजन में, कि छोटी छोटी बातें आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है। ये 2 स्टेप तो आएंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट में। अच्छा, कभी इसमें ऐसे होता है कि एक आध इलस्ट्रेशन है कि जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर या कोई भी मेथड में, कि अगर सपोज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है और 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उन 4-5 साल में कोई एक साल का लॉस आ रहा है, अगर कोई एक साल में लॉस है तो क्या करना है। जैसे आपका इलस्ट्रेशन 2 है और फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग टेक्स्ट बुक में नोट करना कि आपके यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 और फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें ऐसा है कि उसमें एक साल में ना लॉस है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इलस्ट्रेशन 2 की, देखना
कि उसमें दिया हुआ है कि भाई 4 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ मतलब उस साल का लॉस है। तो एवरेज प्रॉफिट जब काउंट करेंगे ना तो उसमें 3 साल का प्लस करेंगे और 1 साल का माइनस करेंगे लॉस होगा तो, और डिवाइड बाय 4 ईयर्स ही करने हैं, बराबर। जैसे सपोज ये इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है, यहां लिखूं कि 4 साल का प्रॉफिट है कि जिसके अंदर 1 लाख 120 के 1 लाख है 120 है, एक में -40,000 दिया हुआ है, ईयर कोई भी हो उसमें कि -40,000 और एक में 60,000 है, ऐसे 4 साल का प्रॉफिट है आपका। तो यहाँ जो अगर एक ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब वो 1 साल का लॉस है, तो इसका हमें माइनस करना है। इसमें जब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना, या यहाँ कर रहे हैं चलो, कि अगर इसमें एवरेज प्रॉफिट ढूंढोगे तो एवरेज प्रॉफिट में जब हम लिखते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ इयर्स, तो टोटल प्रॉफिट में ऐसे लिखेंगे कि भाई 1 लाख का प्रॉफिट प्लस 1,20,000 माइनस 40,000 एंड प्लस 60,000। जिस साल का लॉस हो वहां पे माइनस करके लिखना है एवरेज प्रॉफिट ढूंढते वक्त। और डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय तो 4 ही करेंगे, 3 हो या 4 साल हो, प्लस हो के माइनस हो, डिवाइड बाय तो उतने नंबर ही लिखेंगे ना कि जितने इयर्स हो, बराबर। प्लस माइनस कुछ भी हो, डिवाइड बाय तो नंबर ऑफ इयर्स ही लिखना है। तो मतलब अगर 1 साल का लॉस है तो इनका प्लस इसका माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 1 और 120 तो 220 और 60 तो 280 और डिवाइड बाय सॉरी -40 तो हो जाएगा 2,40,000 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज हो जाएगा उसमें कितना 60,000 का। समझ आ रही है बात। अगर लॉस है तो ये खाली ध्यान देना, इसमें नहीं कोई भी मेथड में, ऐसे आपके इलस्ट्रेशन में और कोई मेथड में तो नहीं है ऐसा, लेकिन अगर सपोज एग्जाम में कभी नंबर बदल के पूछ लिया आपको, क्योंकि मेथड वाइज है तो उसमें नंबर बदलने के चांसेस रहते हैं, तो अगर नंबर बदल के पूछ लिए तो ये खाली ध्यान में रखना कि लॉस है तो वो जगह पर हमें माइनस करना है, बराबर। फिर उसके बाद गुडविल काउंट करनी हो तो गुडविल तो वैसे ही ढूंढेंगे कि जितने भी इयर्स हो, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेस, कि जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ इयर्स परचेस 5 है तो मतलब 60,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस 5, तो आंसर हो जाएगा उसमें 3 लाख, कि 3 लाख की गुडविल है। रहेगी बात ध्यान। कभी लॉस आता हो तो वो चीज ध्यान में रखना, और नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह कभी लिखा हुआ हो कि भाई इतने टाइम्स प्रॉफिट है तो वो माइंड में रखना आप लोग, पक्का। सिंपल एवरेज प्रॉफिट ध्यान में रहेगी ना, है ना। अब दूसरी मेथड समझे, फिर दूसरी मेथड ये ना वेटेज एवरेज मेथड, ठीक है ना, यहाँ वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, वेटेज एवरेज हम लोग उसे कहते हैं कि जब जो है वो कोई जो प्रॉफिट दिया गया उस प्रॉफिट को वेटेज मतलब कि इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग गुडविल काउंट करते हैं, तो ये वेटेज एवरेज मेथड या वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होती है। सम वाइज हम लोग कहें तो इसमें ऐसे होता है कि जब अगर कोई क्वेश्चन में आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ होता है 4 साल 5 साल 3 साल का प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज या तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हो तब ये वेटेज एवरेज यूज करते हैं। आपको कितनी बार क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता है कि स्पेसिफिक वेटेज एवरेज ही यूज करो, बहुत बार नहीं लिखा हुआ होता, लिखा हुआ होता है सिंपल एवरेज, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें वेटेज एवरेज काउंट करनी होती है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग कि जब भी आपका क्वेश्चन देखा करो कि क्वेश्चन में हर साल का प्रॉफिट अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तब बिना कहे भी वेटेज एवरेज यूज करनी है। और ये वेटेज एवरेज या सिंपल एवरेज आगे की सब मेथड में भी रहती है, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन की मेथड देखेंगे उसमें भी यही रहता है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट काउंट करते वक्त क्वेश्चन जरूर देखना होता है कि प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हर साल इंक्रीज हो रहा तो भी ये मेथड, डिक्रीज हो रहा हो तो भी यही मेथड यूज करनी है। ठीक है, हाँ अप डाउन हो, जैसे पहले का अभी हमने क्वेश्चन देखा कि कभी 2 लाख है, कभी 220 है, कभी 190 है, कभी 160 है, कभी 2 लाख, तो मतलब ये ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है तो उसमें नॉर्मल एवरेज करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हो तो वेटेज एवरेज करते हैं। और वेटेज एवरेज में उसमें 3 स्टेप कहेंगे कि सपोज पहला स्टेप जो है वो टेबल हमें तैयार करनी है वेटेज एवरेज के हिसाब से,
स्टूडेंट कितनी जगह पर टेबल नहीं तैयार करते, डायरेक्टली काउंट करते हैं, पर ऐसा मत करना भाई। पहले स्टेप में हमें टेबल तैयार करनी है, बता रहा हूँ एक एग्जांपल से। दूसरा स्टेप उसमें आएगा कि वेटेज एवरेज फाइंड करना है, कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट, कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट जिसकी फॉर्मूला आती है कि टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट या टोटल वेटेज प्रॉफिट और डिवाइड बाय टोटल वेट। यहाँ वेट मतलब वजन नहीं, यहाँ वेट मतलब इंपॉर्टेंस हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, कि जब कोई प्रॉफिट को या कोई सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो उसे वेटेज कहते हैं हम लोग। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है ना। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बाद फिर उसमें गुडविल काउंट करनी है, कि गुडविल काउंट करनी है, उसके साथ उसके लिए फॉर्मूला आएगी कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, बराबर ना। ये तो स्टेप वही सिंपल एवरेज मेथड कर रहे हैं, तो उसकी जगह वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, तो हमें गुडविल मिल जाएगी, बराबर। सबसे सिंपल और ऑलमोस्ट ये मेथड पूछी जाती है। जो 2 क्वेश्चंस होते हैं आपके गुडविल के, उसमें से ये मेथड पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट का है, पर उसमें होता है कितनी बार लिखा नहीं होता वेटेज एवरेज प्रॉफिट, पर फिर भी करना वेटेज से ही है। उसमें खाली लिखा हुआ होता है कि एवरेज प्रॉफिट से काउंट करो, पर हमें क्वेश्चन देखना है कि अगर जो है वो क्वेश्चन में हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो बिना कहे भी वेटेज करना है, और सिंपल एवरेज से कर जाओगे तो सीधे 4 मार्क गए आपके। ये बात नोट में रखना भाई। अगर अब एक एग्जांपल देखें कि सपोज आपको कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना, वो टेबल भी साथ में बना रहा हूँ कि सपोज अगर ईयर है 2014, 15, 16, 17 तो ईयर है और उनका समझो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कि 40,000, 50, 60, 70, ठीक है ना, ये समझो प्रॉफिट है। तो सबसे पहला स्टेप यही टेबल ही हमें बनानी है कि ईयर और प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्रॉफिट देखते हैं कि देखो प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है 40, 50, 60, 70। जरूरी नहीं कि हर साल 10-10 हजार या हर साल सेम ही इंक्रीज होता हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बस इंक्रीज होना चाहिए भाई। 40 है, 60 हुआ, 70 हुआ, 1 लाख हुआ, कभी 10,000 बढ़ रहे हैं, कभी 20,000, कभी 30,000 बढ़ रहे हैं, कुछ भी पर बढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो वेटेज मेथड यूज करनी है, बराबर। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे, तो आपको ईयर एंड प्रॉफिट दिया हुआ होता है, तो उसी टेबल में ईयर और प्रॉफिट के साथ यहाँ पर वेट देना है हमें, मतलब इंपॉर्टेंस देनी है। और वेट में कुछ भी नहीं, हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही देना है। वेट को हमेशा 1, 2, 3, 4 करके ही देना है, प्रॉफिट इंक्रीज भी हो रहा हो या डिक्रीज भी हो रहा हो। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होता है, अगर सपोज उल्टा दिया हुआ है कि पहले 70 फिर 60 फिर 50 फिर 40, भले ऐसे दिया हुआ है तो भी वेटेज तो वेट तो ऐसे ही देना है 1, 2, 3, 4 करते हुए, बराबर। ये बात ध्यान में रखना बेटा। अब स्टूडेंट उल्टा कर देते हैं कि कभी अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 70, 60, 50, 40 उल्टा दिया हुआ है तो आप लोग ये वेटेज भी उल्टा करते हो 4, 3, 2, 1। वेटेज सीधा ही देना है हमें, बराबर। वेटेज देने से पता चलता है कि हर साल अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो भी उसकी नेगेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इसलिए वेटेज तो सेम ही रखना होता है हमें 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है ना, कुछ भी हो वेटेज वैसे। और यहाँ पर ढूंढेंगे वेटेज प्रॉफिट। जो वेटेज प्रॉफिट का मतलब होगा कि ये प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, वो जो स्टेट की IW वाली मेथड आती है वैसे प्रॉफिट इनटू वेट, कि जैसे यहाँ 40,000 के इसको मल्टीप्लाई 52 जा यहाँ 1 लाख, 63 जा 1,80,000 एंड 74 जा 2,80,000, बराबर ना। ये टेबल बनानी है फर्स्ट स्टेप में, ये टेबल। और सेकेंड स्टेप में फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, तो उसके लिए टोटल वेटेज प्रॉफिट मतलब ये वेटेज प्रॉफिट का टोटल और डिवाइड बाय टोटल वेट, कि ये वेट का टोटल, ये टेबल में से ही इन दोनों का टोटल सेकेंड स्टेप में लिखना है,
तो भाई टोटल वेटेज प्रॉफिट इसका टोटल कर दें कि इसका टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर कि 16 एंड 20 और 2 2 2 6 लाख 6 लाख आ जाएगा इसका। और यहाँ पर टोटल आ जाएगा कितना, तो 5 एंड 5 10। तो अब अगर वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करें तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट के अंदर टोटल वेटेज प्रॉफिट आया हमारा 6 लाख और डिवाइड बाय टोटल वेट, तो टोटल वेट 10 और 6 लाख डिवाइड बाय 10, तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 60,000। और उसके बेस पर फिर गुडविल काउंट करनी है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेस, कि नंबर ऑफ इयर्स परचेस आपका जितना भी दिया हुआ, जैसे इसके अंदर नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, चलो मैंने इलस्ट्रेशन लिया कि सपोज अगर नंबर ऑफ ईयर परचेस आपका 3 इयर्स का दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट कि 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 3, तो 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1,80,000, ये गुडविल का। आई बात ध्यान, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट काउंट करना है, इस मेथड से काउंट करना है, तो ये 3 स्टेप याद रखते हैं। पहले टेबल बनाओ वैसे वेटेज एवरेज ढूंढने के लिए, फिर उसके बाद वेटेज एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला और उसके बाद गुडविल, 3 स्टेप आपके 4 मार्क पक्के, बराबर। ये तो याद ही रखना भाई, वेटेज एवरेज में प्रॉफिट कभी भी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है आपको इसी मेथड से करना है, पक्का ध्यान में रहेगा ना। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड और सबसे कैश मार्क वाली मेथड वेटेज एवरेज मेथड, ये ध्यान में रखो। फिर उसके बाद थर्ड वाली मेथड समझे, फिर उसके बाद की जो मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग देखें कि थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं कि जब बिजनेस में हमने जितना एक्सपेक्ट किया हो, हर बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे साल का इतना प्रॉफिट होगा, तो जितना हमने एक्सपेक्टेशन रखी है उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। कि मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मुझे साल का 20,000 का प्रॉफिट मिले, लेकिन उसकी जगह पर समझो 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो जो 30,000 एक्स्ट्रा मिले हैं वो मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाया। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट जो मिल रहा है वो सुपर प्रॉफिट है। और उस मेथड से अगर हमें गुडविल काउंट करनी है तो उसमें 5 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको ये सब इंफॉर्मेशन भी दी गई होती है। जैसे मैंने एक इलस्ट्रेशन लिखा है, इलस्ट्रेशन 9 के नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि जैसे एसेट दी गई है, लायबिलिटी दी गई है बिजनेस की, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया हुआ है 4 का, और अलग अलग ईयर के प्रॉफिट दिए हुए है ना, 5 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अब इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से काउंट करना है। तो सुपर प्रॉफिट में 5 स्टेप करने हैं, पहले में जैसे 2 स्टेप 3 स्टेप बता रहे थे, यहाँ 5 स्टेप। कौन से 5 स्टेप ध्यान में रखना। अब 5 स्टेप में, अच्छा इसमें ना आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो किसी में टेबल बनाकर अमाउंट लिखी गई है, किसी में डायरेक्ट है, आप लोग कैसे भी करो 5 स्टेप लिखने हैं। अब बिना वो टेबल बनाए हुए सीधे 5 स्टेप्स आप लोग अप्लाई करोगे तो भी ठीक है, टेबल बनाकर लिखोगे तो भी ठीक है। उसमें सबसे पहला स्टेप इसमें आता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में नेट कितनी कैपिटल लगी हुई है या कितनी कैपिटल अवेलेबल है बिजनेस में, नेट कैपिटल, वो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में डायरेक्ट दिया गया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करते हैं। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि कैपिटल में एसेट माइनस लायबिलिटी करो, जैसे 10 लाख माइनस 2 लाख दिए हुए हैं ना, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज 10 लाख माइनस 2 लाख करेंगे, कितना हो जाएगा कैपिटल, तो 8 लाख का कैपिटल है, बराबर 8 लाख रुपीस ये कैपिटल। फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है। सेकेंड स्टेप में सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। सेकंड में सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है कि कितने परसेंटेज है, 10%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि हमने जितने पैसे लगाए हैं हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें से कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 10% का रिटर्न मिलेगा, बराबर ना, तो वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है।
सेकेंड स्टेप वो। और थर्ड में लिखते हैं वो आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। थर्ड में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहते हैं, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसके लिए फॉर्मूला आती है हमारी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एरर। बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भले पूरा लिखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट थर्ड स्टेप उसका। ठीक है, कि जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ हमारा 8 लाख का, 8 लाख हुआ ना कैपिटल, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था हमारा 10%। तो 8 लाख के 10% वो कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। बराबर ना, 8 लाख के 10% 80,000। तो ये 80,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब कहलाता है कि भाई इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल में इतना प्रॉफिट मिलेगा। बराबर, ये 80,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद दूसरा हम लोग ढूंढते हैं वो आता है एवरेज प्रॉफिट, कि हम एक्सपेक्ट इतना रख रहे हैं, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है वो हमें काउंट करना है। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में ये स्टेप पर जो है वो खाली हमें ध्यान देना है कि जब एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है तो कौन सी एवरेज, सिंपल एवरेज रखनी है कि वेटेज एवरेज रखनी है, वो बिना कहे हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, किसी में मेंशन हो तो अच्छी बात है, पर ना हो मेंशन तो भी जो है हमें ध्यान में रखना है कि हमें सिंपल एवरेज यूज करना है कि वेटेज एवरेज यूज करना है। उसके लिए जो 5 साल का प्रॉफिट दिया गया हो वो 5 साल का प्रॉफिट देखते हैं भाई, कि अगर 5 साल का प्रॉफिट है उसमें हर साल अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो बिना कहे भी वेटेज एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। बराबर ना, अगर नहीं हो रहा है इंक्रीज, 5 साल का प्रॉफिट आगे पीछे है तो फिर सिंपल एवरेज यूज करनी है। बात आ रही है ध्यान, ये ध्यान में रखना, 4 स्टेप में मेंशन ना हो तो खुद भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ जैसे 5 साल का प्रॉफिट है कि 90, 110, 120, 130, 140, देखो हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट यूज करना होगा। इसका मतलब यहाँ इस स्टेप पर हमें क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। बरोबर ना, ये स्टेप पे फिर टेबल बनाकर करना हो। अगर हर साल प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता तो यहाँ पर सीधी कैलकुलेशन रख देते कि भाई टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, फिर वो टेबल बनाकर वेटेज एवरेज का यूज नहीं करना है। बराबर, सीधा हो जाता कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, कि इन सब का टोटल कर देते हैं, डिवाइड बाय 5 इयर्स है तो डिवाइड 5। अगर सिंपल होता तो, प्रॉफिट हर साल इंक्रीज नहीं होता, अप डाउन होता, तो हर साल इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट तो बिना कहे भी वेटेज एवरेज यूज करनी है। मतलब यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और उसके लिए जो फॉर्मूला आती है ना कि भाई टोटल वेटेज प्रॉफिट, जिससे पहले वाले मेथड में भी बताया कि टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। और ऐसे काउंट करने के लिए यहाँ पर टेबल बनाएंगे हम लोग। अब टेबल में इसकी जगह यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान में रखना कि भाई ईयर दिए हुए हैं, ईयर के साथ जो है वो प्रॉफिट है। बराबर, ईयर है सपोज 13, 14, 15, 16 एंड 17 का, उसके साथ प्रॉफिट है 90, 110, 120, सॉरी अगर अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो, सॉरी 130 एंड 140। तो ये प्रॉफिट, उसके साथ यहाँ पर देंगे वेट, वेट में तो कुछ भी हो 1, 2, 3, 4, 5 वो सीधा ही वेट देना है, और यहाँ पे लिखना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेज प्रॉफिट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, 91 जा 90 के 110 और ये तो 220, 2 जा 123 तो 360, 130 एंड 4 तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 420 है ना, 4 3 सा 12 एंड 5 सॉरी 520, सॉरी 520 एंड 14 5 जा 7 लाख, ये हो जाएगा। और फॉर्मूला के हिसाब से टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो टोटल वेटेज प्रॉफिट इनका अगर हम लोग प्लस करते तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 ऊपर
नहीं, यहाँ 11, 11 और 2 13 और 6 19 एंड ऊपर 1 3 और 3 6 एंड 5 11 और 18 लाख 90,000 और इनका प्लस हो जाएगा हमारा 15, बराबर। ये हो गया। तो यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे कि टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, कि टोटल वेटेज प्रॉफिट हो जाएगा 18,90,000 और डिवाइड बाय टोटल वेट 15 से डिवाइड करें तो 1 2 एंड 6 1,26,000 रुपीज, बराबर, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये स्टेप पे ध्यान देना है। फर्स्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया, फिर थर्ड पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट के सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अगर वेटेज एवरेज है तो यहीं पे ही मैंने साइड में बनाया है, आप लोग यहीं पे ही ये टेबल भी बनाओगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट ये काउंट करोगे। ध्यान आ रही है बात? अगर सिंपल एवरेज है तो टेबल नहीं बनानी है, यहीं पे ही टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, सीधी अकाउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, वो बिना कहे ध्यान देना है, माइंड में रखना है ये। थर्ड स्टेप में जब वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो फोर्थ स्टेप में मिल गया, फिर फिफ्थ स्टेप में लिखते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, बराबर। सुपर प्रॉफिट वो होता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। कि सपोज एक्सपेक्ट किया था 80,000, हमें मिल रहे हैं 1,26,000, सोचा तो था 80,000, मिले हैं 1,26,000, तो जितने एक्स्ट्रा मिले हैं वो हमारा क्या कहलाया, सुपर प्रॉफिट कहलाया। कि जहां सुपर प्रॉफिट में हम लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करते हैं, कि एवरेज प्रॉफिट है 1,26,000 और माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 80,000, बराबर ना। इतना मिल रहा है और इतना सोचा था, कितना हमें ज्यादा मिल रहा है, तो वो सपोज 46,000 हमें ज्यादा मिल रहा है, तो ये 46,000 वो हमारा क्या कहलाया, सुपर प्रॉफिट कहलाया। ये 5 स्टेप में सुपर प्रॉफिट, और लास्ट एक 6th स्टेप रहेगा इसमें, ठीक है ना। 6th स्टेप लास्ट रहेगा, वो होगा हमारा गुडविल का, कि फिर लास्ट में गुडविल ढूंढना। सुपर प्रॉफिट मिल गया यहाँ 5 स्टेप में, और आखिरी में गुडविल। और गुडविल ढूंढने के लिए वही फॉर्मूला कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, कि जितने साल का परचेस हो वो, कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो सुपर प्रॉफिट 46,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 4, बराबर। तो 16 और 2 18, मतलब 1,84,000 वो हमारी गुडविल। समझ आई बात? सुपर प्रॉफिट मेथड करना है तो ये 5-6 स्टेप हमें ध्यान में रखने हैं भाई, पक्का ना। सब में वैसे ही करना, कोई भी सुपर प्रॉफिट की मेथड आ जाए या कोई भी नंबर आपको पूछे, यही 6 स्टेप आपको रिपीट करने हैं, बराबर। कभी नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं होता है तो जैसे पहले भी बताया, कभी लिखा हुआ होता है कि इतने टाइम्स है। एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें लिखा हुआ होता है कि गुडविल इज 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट या 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सही बात है कि सुपर प्रॉफिट ढूंढना है, फिर उसका 2 टाइम्स कर देना है, बराबर ना, मल्टीप्लाई 2 कर देना है, तो वो आपको गुडविल मिल जाएगी। नंबर ऑफ ईयर परचेस की जगह अगर टाइम्स दिया गया हो तो आप वैसे लिखो, ध्यान रहेगी ये बात। थर्ड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उसमें ये 6 स्टेप माइंड में रखना भाई, कोई भी सम क्यों ना पूछे फिर, पक्का। देखो फिर उसके बाद फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब इसमें हमें प्रॉफिट को कैपिटल के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, कि कैपिटल के हिसाब से कंपेयर करना है, कि मैंने इतना कैपिटल लगाया है तो वो कैपिटल हमेशा बढ़ना चाहिए। हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं तो वो साल में बढ़ने चाहिए हमारे, तो वो कितने बड़े हैं वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। कि मैंने लगाए हैं 5 लाख, साल के एंड में जब बैलेंस शीट हमने काउंट की तो भाई मेरा कैपिटल जो है वो 6 लाख का हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ा ना हमारा, वो हमारा कैपिटल का प्रॉफिट कहलाता है, बराबर। के इतने पैसे हमारे बड़े हैं, बराबर ना, कि 5 लाख से 6 लाख हो गए, वो कैपिटल प्रॉफिट, और उनके बेस पर हमें गुडविल काउंट करनी, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर भी हम गुडविल काउंट करेंगे तो 5 स्टेप ही हमें फॉलो करने हैं। आपको सब इंफॉर्मेशन दी गई होती है क्वेश्चन में, एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, अलग अलग ईयर का प्रॉफिट है,
और इसमें भी वैसे ही 5 स्टेप फिक्स 5 है, सुपर प्रॉफिट में 6 स्टेप थे इसमें फिक्स 5 स्टेप्स रहते हैं। तो कौन से 5 स्टेप ध्यान में रखना कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड हो तो वैसे ही हमें काउंट करना है कि सपोज सबसे पहले वही कैपिटल एम्प्लॉयड, पहला स्टेप तो वही कि कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट करना है कि कितना कैपिटल लगा हुआ है वो, बराबर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दिया गया हो वो ठीक, नहीं दिया गया हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के एसेट दी गई है 13,40,000 माइनस लायबिलिटीज है हमारी 3,40,000 की, तो टोटल हमारा कैपिटल लगा हुआ है कितना, तो 10 लाख रुपीस। ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो वो तो खाली इंफॉर्मेशन रहती है कि सपोज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यहाँ जैसे दिया हुआ 10%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमें ढूंढना है डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं ढूंढना, जो सुपर प्रॉफिट में ढूंढते थे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो नहीं, हमें डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। और यहाँ पर वही स्टेप जो पहले बताया था कि अगर एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है तो बिना कहे चेक करना है कि सिंपल एवरेज ढूंढना है कि वेटेज एवरेज ढूंढना है, बिना कहे चेक करना है सिंपल एवरेज है कि वेटेज एवरेज है। तो वही प्रॉफिट में देखते हैं कि हर साल का प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है 90, 1 लाख, 110, 130, 150 है, तो पहले की तरह ही हो जाएगा सेम कि हर साल अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फिर यहाँ वेटेज एवरेज यूज करना है। तो वेटेज एवरेज के लिए वही के स्टेप में टेबल बनाना पड़ेगा हमें, बराबर ना। अगर वेटेज एवरेज नहीं होता, हर साल प्रॉफिट अप डाउन हो रहा है तो वो सिंपल एवरेज है। ये स्टेप में बिना कहे चेक करते हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, बराबर। आप लोगों को ध्यान में रखना है, भाई माइंड में रखना भाई यहाँ पर के वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए जो पहले फॉर्मूला बताई थी कि टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, और उसके लिए यहाँ पर वैसे ही टेबल बनाएंगे ना हम लोग कि कौन सा ईयर दिया हुआ है। अब मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, सीधा प्रॉफिट लिख रहा हूँ कि कौन सा ईयर है, उस ईयर के साथ जो है वो प्रॉफिट कि 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000 एंड 1,50,000 प्रॉफिट। उसके साथ जो है वो वेट में तो वही 1, 2, 3, 4, 5 वही वेट देना है, और यहाँ पर वेटेज प्रॉफिट में 91 जा 90,000 ही रहेगा, 1, 2 जा 2 लाख, 110 और 3 तो 330, फिर 130 एंड 4 तो 520 एंड 150 एंड 5 तो 750, और इनका टोटल फिर कि टोटल वेटेज प्रॉफिट, तो इनका टोटल करें कि टोटल कितना हो रहा है कि यहाँ पे टोटल 10 और 9 19, ऊपर 1, ये 10 और 8 18,90,000, और इनका टोटल हो जाएगा 15, है ना, पहले सम की तरह ही हो गया नहीं। ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट अगर दिया हुआ है कि हर साल प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे टेबल बनानी है इस स्टेप के अंदर, नहीं दिया हुआ है तो सिंपल एवरेज करके ढूंढ लो कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, बराबर। तो यहाँ पर वेटेज प्रॉफिट अगर फाइंड करें तो टोटल वेटेज प्रॉफिट है 18,90,000 और टोटल वेट आया 15, 18,90,000 डिवाइड बाय 15 तो कितना हो जाएगा, वही होगा ना 1,26,000। ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया, बराबर। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बाद फिर ढूंढना है वो आएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ये नया स्टेप आपका कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, बराबर ना, ये पहले नहीं था। कैपिटलाइजेशन मेथड है तो यहाँ कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट के लिए उसमें फॉर्मूला आती है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। पूरा सेंटेंस आएगा नहीं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ
कि कैपिटलाइज प्रॉफिट की फॉर्मूला आएगी वेटेज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,26,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिला 10 into 100। तो इसको कैलकुलेशन करें, ये कट हो जाएगा, मतलब आएगा 12,60,000 रुपीज। कितना आएगा? 12,60,000। तो ये कैपिटलाइज प्रॉफिट हुआ कि कैपिटल के हिसाब से हमारा प्रॉफिट इतना बन रहा है, और उनके बेस पर आखिरी स्टेप में गुडविल काउंट करते हैं। और गुडविल कैसे होती है कि कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट मिला वो हमारी गुडविल। कि हमने कैपिटल लगाया था कितना? 10 लाख, प्रॉफिट के साथ हमारा कैपिटल कितना बन गया? तो 12,60,000 बना। ये कैपिटलाइज प्रॉफिट। मैंने बताया ना कि मैंने बिजनेस में 5 लाख लगाए हैं, तो साल के एंड में चेक किया कितना कैपिटल मेरा बढ़ गया है, तो वही वो 6 लाख हो गया, तो 1 लाख एक्स्ट्रा मिला है, बराबर, वो हमारी गुडविल। तो यहाँ पर भी मैंने कैपिटल लगाया 10 लाख और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हमने ढूंढा 12,60,000 है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिली वो हमारी गुडविल कहलाती है। तो मैंने लगाए थे इतने पर अब मिल रहे हैं इतने, बराबर, तो ये हमारी गुडविल। तो इसलिए आखिरी में यहाँ गुडविल की फॉर्मूला आती है कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर। फॉर्मूला याद रखना है, इसमें अलग है, ये फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें गुडविल की फॉर्मूला अलग है, बाकी तीनों में सेम आ रही थी कि नंबर ऑफ ईयर परचेस, इसमें ध्यान में रखना। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट वो है 12,60,000 एंड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, के हमारा कैपिटल लगा हुआ है 10 लाख, के हमने लगाए थे 10 लाख, मिल रहे हैं 12,60,000, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 2,60,000 रुपीज। ये हमारी गुडविल हुई, बराबर ना। ये गुडविल की वैल्यू मिली हमारी कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से, बराबर। ये मेथड याद रखना और ये पांचों स्टेप याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि एक मेथड का दूसरे मेथड में मिक्स हो जाए स्टेप्स, ये गलती ना हो। 4 मार्क का सबसे इजी क्वेश्चन रहता है, खाली आपको स्टेप्स याद रखना है, फिर नंबर कोई भी बदल के पूछे आपको, पक्का स्टेप लिख लेना। चलो इसे, फिर उसके बाद जो फिफ्थ मेथड आती है, लास्ट मेथड, कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने वही सम रखा है, उसी सम में अब लास्ट मेथड से सम करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने चेंज नहीं किया है, वो सब वैसे ही लिखा हुआ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये भी ध्यान देना कि आपके एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, उसमें 1-2 स्टेप चेंज होते हैं। अगर लिखा हुआ है सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से करो, तो जैसे हमने फोर्थ मेथड में समझा वैसे करना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज करो, तो फिर वो स्टेप बदलेंगे हमारे, ठीक है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा हुआ है। अगर सपोज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो उसको यूज ऐसे करेंगे कि उसमें भी हमें 6 स्टेप करने पड़ेंगे, और वो 6 स्टेप में सबसे पहला स्टेप तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। ये डायरेक्टली बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन हमने रखा है कि वही एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सब दिया हुआ है, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज करना है। तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जैसे यहाँ दिया हुआ था 1340 माइनस 340, 10 लाख का कैपिटल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ इस मेथड में यूज करना है, फिर आएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज कर रहे थे उसकी तरह, कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फिर लिखना है, थर्ड स्टेप, ठीक है। अगर ये मेथड आती हो तो स्टेप याद रखना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसके अंदर वही लिखेंगे हम लोग कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कितना कैपिटल लगाया और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 10 लाख और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो 10% है, तो 10 लाख के 10% मतलब 1 लाख रुपीज हमारा एक्सपेक्टेशन है, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 लाख का प्रॉफिट होगा। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के साथ दूसरा रखा जाता है, तो वो अब ढूंढेंगे एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। और ये स्टेप में
ये स्टेप में वही ध्यान में रखना है कि सिंपल एवरेज ढूंढना है कि वेटेज एवरेज। अब मैंने वही क्वेश्चन लिया है तो उसमें तो वेटेज एवरेज ही है, पर अगर सिंपल एवरेज हो तो इस स्टेप पे हमें सिंपल एवरेज करना है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। वेटेज एवरेज है तो वैसे रखना है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए वही फॉर्मूला आती है हमारी कि टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। सेम फॉर्मूला है भाई, हर मेथड में यूज हो रही है, ध्यान में रखना। तो टोटल वेटेज प्रॉफिट हमारा यहाँ कितना मिला था 18,90,000 और डिवाइड बाय टोटल वेट वो 15 का है कि वेट 15 का कितना था 1,26,000, 1,26,000 का आएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और इसके बेस पर फिफ्थ स्टेप में आता है वो हम ढूंढते हैं सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट हम लोग काउंट करें। सुपर प्रॉफिट में वही कि जितना हमने सोचा था उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो हमारा सुपर प्रॉफिट। कि हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोचा था हमने 1 लाख का, मिल रहा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से एवरेज मिल रहा है 1,26,000। तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो एक्स्ट्रा हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाया, बराबर ना। सुपर प्रॉफिट हुआ हमारा कि भाई वेटेज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट में लिखा वेटेज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो वो सुपर प्रॉफिट। जहां वेटेज एवरेज प्रॉफिट 1,26,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1 लाख का, तो आंसर आ जाएगा कितना 26,000 रुपीज। ये हमारा सुपर प्रॉफिट, 26,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये सुपर प्रॉफिट पर से फिर गुडविल काउंट करते हैं। और ये ध्यान देना यहाँ गुडविल की फॉर्मूला चेंज होती है, ऐसा नहीं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, वो मत लिखना, वो सुपर प्रॉफिट मेथड से है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो इसमें गुडविल की फॉर्मूला चेंज होगी। यहां पर गुडविल की फॉर्मूला आती है कि सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये गुडविल की फॉर्मूला है जो इसमें चेंज होती है। ठीक है, माइंड में रखना है फॉर्मूला। और कितनी बार एमसीक्यू में या 1 मार्क में भी आपको ये फॉर्मूला पूछते हैं, तो ऐसे मत लिख देना कि भाई सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसमें गुडविल की ये फॉर्मूला है कि एक्सपेक्टेड सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कि सुपर प्रॉफिट मिला 26,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 था, इनटू 100, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 इनटू 100, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,60,000 रुपीज, बराबर। ये हमारी गुडविल। हाँ, भले दोनों मेथड में सेम आया पर सब में सेम आएगा ऐसे नहीं, और एग्जाम में तो कोई एक ही मेथड करनी है ना भाई हमें, ठीक है। तो ये मेथड ध्यान में रखना भाई कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो तो उसमें ये 6 स्टेप करने हैं, जिसमें रहेंगे वो सब सुपर प्रॉफिट की तरह स्टेप, खाली आखिरी गुडविल की फॉर्मूला हमारी बदल जाती है। पक्का, पांचों मेथड ध्यान में रहेगी, 5 मेथड कर लो, कोई भी 2 मेथड आपको पूछेंगे, 4-4 मार्क के 2 सम 8 मार्क पक्के, 5 मेथड उसके स्टेप्स याद कर लो, आपके 8 मार्क पक्के हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें खाली ध्यान देना और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, 5 मार्क पक्के रहेंगे, सॉरी 8 मार्क पक्के रहेंगे आपके, बराबर। फिर उसके बाद दूसरा आपका चैप्टर आता है वो पार्ट 2 का चैप्टर 4, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब उसका थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। देखो उसके बाद पार्ट 2 के चैप्टर 4 का रिवीजन, ठीक है ना। चैप्टर 4 जो आपका सेक्शन डी में पूछा जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके सेक्शन डी में इसका एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, ठीक है ना, कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आपको ध्यान है कि कंपनी, ये कंपनी के बारे में है, वो गुडविल पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में था, कि कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करती है तो वो फाइनल अकाउंट पब्लिक के सामने रखती है, न्यूज़पेपर्स में, अपनी वेबसाइट पे, मैगजीन्स में वो पब्लिश करती है कि भाई ये हमारा फाइनल अकाउंट है। और सिर्फ फाइनल अकाउंट पब्लिश नहीं करती, फाइनल अकाउंट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी पब्लिक को देती है, कि जहां एनालिसिस में अगर 2 साल के फाइनल अकाउंट्स की अमाउंट है तो उसको एनालिसिस करके पब्लिक को देते हैं कि 2 साल में हमारी कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है, कि हमारी कंपनी आगे गई है कि नहीं गई है, ठीक है ना, किन चीजों में जो है वो फायदा हुआ है, किन चीजों में नुकसान हुआ है, उसका एनालिसिस करके पब्लिक को दिया जाता है।
वो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस तैयार कर रहे हैं। ये एनालिसिस करने की दो मेथड आती है मेरी टेक्स्ट बुक में, जैसा है कि दो मेथड है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। आपको भी ये दो मेथड खाली याद करनी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल और बैलेंस शीट, ये दो स्टेटमेंट बनते हैं ना, पता है ना, कंपनी का फाइनल अकाउंट होता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये दो चीजें तैयार करते हैं। और ये दो चीजें तैयार करनी है इन दोनों के लिए, मतलब अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स तैयार करने हैं तो पीएनएल का भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट आता है और बैलेंस शीट का भी आता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करने तो पीएनएल कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आता है और बैलेंस शीट कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आता है, बराबर ना। दोनों तरह के स्टेटमेंट का एनालिसिस है तो दोनों का ही प्रैक्टिकल ये दोनों होता है, पर एग्जाम वाइज अगर कहें तो इन दोनों मेथड में सिर्फ आपको पीएनएल ही पूछा जाता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही एनालिसिस पूछा जाता है, बैलेंस शीट का एनालिसिस नहीं पूछते। बैलेंस शीट का एनालिसिस काफी लॉन्ग हो जाता है, 4 मार्क के हिसाब से जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो पेपर का टाइमिंग भी देखते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन में पूछने के 3 घंटे में पूरे ही ना हो, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको बैलेंस शीट ज्यादातर नहीं पूछे, ज्यादातर क्या पूछते ही नहीं है, आपको पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब सिंपल कहो तो इस चैप्टर में आपको खाली दो सम की प्रैक्टिस करनी है भाई, कि एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसकी प्रैक्टिस कर लो, कंपैरेटिव का पीएनएल, और दूसरा कॉमन साइज का पीएनएल, बस उसकी ये दो सम आप लोग प्रैक्टिस कर लो, आपका चैप्टर कंप्लीट, बराबर। और स्टेटमेंट बनाना कैसे है खाली उसके फॉर्मेट और फॉर्मूला याद कर लो तो आपका चैप्टर सिंपल हो जाता है। मतलब ये चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है आपको, खाली दो सम करने हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और वो दोनों सम भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये दोनों सम खाली माइंड में रख लो, फिर कुछ भी पूछ ले आपको, कोई भी नंबर से पूछ ले, आप लोगों को वैसे ही करना है, बराबर। जैसे सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिंट दूंगा भी कि अगर बैलेंस शीट का बाय चांस आ गया तो क्या करना है, ठीक है ना, वो भी समझा रहा हूँ, पर पहले प्रॉफिट एंड लॉस का समझना है। और उसके हिसाब से अगर एक इलस्ट्रेशन से समझे तो आपका है ना इलस्ट्रेशन 3 है, आपका पेज नंबर कुछ 68 पे है, ठीक है, 68 पे 168 पे है, उसमें देखो दिया हुआ है कि समराइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ गुजरात लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 16 एंड 17 आर एस फॉलो। आपका इलस्ट्रेशन 3 टेक्स्ट बुक में देख लेना कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 साल का, और उनका कंपेयर करके हमें तैयार करना है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना हो तो उसके लिए ये जो 2 साल की वैल्यू दी गई है हर एक की, सेल की वैल्यू है, अदर इनकम है, फिर अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, इन सब की वैल्यू है, इन सब में 2 साल में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ वो हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बताना होता है, बराबर। कि जिसमें यहाँ पर हम लोग ऊपर हेडिंग बनाते हैं, फॉर्मेट बता रहा हूं कैसे बनाते हैं, कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ जो कंपनी हो, कि सपोज यहाँ पर गुजरात लिमिटेड है तो ऑफ गुजरात लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग, कौन कौन से ईयर है, तो ईयर एंडिंग 2016 एंड 2017, ठीक है, कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं इन 2 साल का, 16 और 17 का। ऊपर ये हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसे बनेगा कि जैसे आप लोग चैप्टर 3 में कंपनी का फाइनल अकाउंट आप लोगों ने किया होगा, तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आता है, पता है वो 7 स्टेप्स आते हैं, तो वही 7 स्टेप हमें यहाँ पर लिखने हैं। वैसा ही फॉर्मेट बनेगा कि जहां फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर रहेगा, ये सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद पर्टिकुलर आता है, पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर रहेगा, उसके बाद अमाउंट रहेगी, कि दो अमाउंट, इन दो अमाउंट में हमेशा ये 2 साल की अमाउंट लिखनी है। जैसे यहाँ 16 और 17 का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है तो 16 और 17 की ये 2 अमाउंट यहाँ पर लिखनी है, जिसमें हमेशा पहले 2016
मतलब पहले प्रीवियस ईयर की बेस ईयर की अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद 2017 फिर जो है वो करंट ईयर की अमाउंट लिखेंगे। आपको 16-17 की जगह पर एग्जाम में कोई भी पूछे, कोई भी तरह का अगर जो है वो क्वेश्चन पूछे तो उसमें हमेशा पहले बेस ईयर फिर करंट है। अभी जैसे 2026-27 है, आपको शायद वैसे पूछ ले या 25-26 का पूछे तो पहले 2025 फिर 2026, ऐसे ये दो अमाउंट लिखनी है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, दो अमाउंट रहेगी और उसके बाद मेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए दो चीजें लिखते हैं कि एक यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में, इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में होगा और दूसरा इंक्रीज एंड डिक्रीज वो परसेंटेज में होगा। यहाँ इंक्रीज डिक्रीज रुपीज और वहां इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में, ये आपका फॉर्मेट बनेगा। आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो ऐसी ये टेबल बनानी है। फॉर्मेट ध्यान में रखना भाई, कोई भी मिसिंग ना हो। आपके फॉर्मेट का भी 1 मार्क रहेगा 4 मार्क्स में से, बराबर। 1 मार्क आपके प्रॉपर फॉर्मेट और हेडिंग का रहता है, तो उसमें ध्यान में रखना भाई। और ये फॉर्मेट बनाओगे जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये सब तो दिया हुआ ही है, आपको खाली फाइंड करना होता है इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में कितना हुआ, कि 2 साल में जो है 16 से 17 कितना इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ हर वैल्यू के लिए, वो यहाँ पर रुपीज में, और कितने परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज हुआ वो परसेंटेज में यहाँ लिखना है। आपको खाली ये दो ढूंढने हैं, ये तो पूरा दिया हुआ है। इसीलिए सबसे पहले जब आप सम करो तो सम में पहले पर्टिकुलर लिख दो पूरा, 16-17 की पूरी अमाउंट लिख दो, फिर खाली इंक्रीज डिक्रीज करना है। एक एक में डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नहीं, पहले पर्टिकुलर और 16-17 की अमाउंट लिख दो। और उसमें आपको क्वेश्चन में कैसे भी अमाउंट दी गई हो, कैसी भी अमाउंट दी गई हो, आपको यहाँ पर पहले प्रॉफिट एंड लॉस के 7 स्टेप्स पूरे करने हैं, बराबर। कुछ यहाँ पे मिसिंग होंगे, कुछ नहीं दिए गए होंगे, तो उसके हिसाब से आपको 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं पहले। हरे बात ध्यान, जो पीएनएल के 7 स्टेप्स आते हैं ना, नहीं भी याद हो तो ध्यान में रख लेना कि सबसे पहला स्टेप होता है, वो आता है ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, जिसे हम लोग सेल्स रेवेन्यू कहते हैं या तो सेल्स की इनकम कहते हैं, कि ऑपरेशन ऑफ रेवेन्यू या तो ऑपरेशनल रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, जो भी उसे नाम कहो। सबसे पहला स्टेप आपकी सेल की अमाउंट, सेल की अमाउंट दी गई है तो हाँ देखो सेल रेवेन्यू दी गई है कि 17 की 9 लाख है, 16 की 8 लाख है, तो हमें पहले हमेशा 16 की अमाउंट लिखनी है, पहले बेस ईयर की, फिर ये आगे पीछे मत लिख देना। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख की अमाउंट और यहाँ पे आ जाएगी 9 लाख की अमाउंट, बराबर। 8 लाख और 9 लाख सबसे पहला स्टेप सेल्स रेवेन्यू। पीएनएल बना रहे हैं तो ये स्टेप भले उसमें स्टेप वाइज नहीं दिया हुआ है, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें तो स्टेप वाइज लिखना है। फिर सेकंड स्टेप आएगा, वो आएगा अदर इनकम। उसके बाद अदर इनकम लिखनी है कि अदर इनकम कितनी दी गई है, तो यहाँ पे अदर इनकम है 2 लाख और 1 लाख की, है ना। तो मतलब 16 की अमाउंट है 1 लाख और 17 की 2 लाख है, तो ये अदर इनकम हम लोग लिखेंगे। फिर अदर इनकम के बाद नंबर 3 वो टोटल रेवेन्यू लिखते हैं। ये टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है, वो टोटल रेवेन्यू हमें लिखना है, ये थर्ड स्टेप हमें बनाना है। आप जब पब्लिक के सामने स्टेटमेंट दे रहे हो तो ऐसा नहीं जो यहाँ पे लिखी गई है कुछ बातें बस उसी का ही इंक्रीज डिक्रीज करके दे दे, नहीं, पब्लिक के सामने स्टेटमेंट रखना है, तो पीएनएल का पूरा स्टेटमेंट तैयार होना चाहिए भाई, बराबर। ये माइंड में रखना आप लोग। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू करेंगे, जहां टोटल रेवेन्यू में इन दोनों का प्लस होता है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 9 लाख, ये क्वेश्चन में नहीं होता है, ये हमें खुद करना है, यहाँ पर 11 लाख, बराबर टोटल रेवेन्यू। फिर जो है वो नंबर 4 आता है, वो आता है एक्सपेंसेस। फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे कि जो जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उनमें, जैसे यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंस है, तो ये सब एक्सपेंस है ना, तो ये सब एक्सपेंस यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि एक्सपेंस का टोटल कर दो, अगर किसी में डायरेक्टली टोटल दिया हुआ है तो बस ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट है कि सीधा टोटल लिख दो, लेकिन अगर सब एक्सपेंस दिए हुए हैं तो नंबर 4 में एक्सपेंस और उसमें पूरी लिस्ट लिखेंगे, कि जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो वो लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ
गुड्स कंज्यूम, भाई उसकी कितनी अमाउंट है, तो 16 की अमाउंट है 3 लाख और उसकी अमाउंट है 3,30,000, ऐसा है ना, तो 3 लाख एंड 3,30,000 उसकी अमाउंट लिखेंगे हम लोग, बराबर। उसके बाद दूसरा एक्सपेंस है फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो दूसरा फाइनेंशियल एक्सपेंस लिखे हैं, उनमें 16 की जो है वो 60 और उसकी भी 60 है, चलो दोनों में 60 है, तो दोनों में 60,000 करेंगे, बराबर। फाइनेंशियल एक्सपेंस, उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, वो भी दोनों में 40 है, तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 40,000 का, दोनों में 40,000 रहा। और डेप्रिसिएशन के बाद अदर एक्सपेंस है, कि अदर एक्सपेंस में कि 2016 के एक्सपेंस है 2 लाख और उसके एक्सपेंस है 1,80,000, के 16 में 2 लाख है और 17 में 1,80,000 है, ध्यान देना भाई कि आगे पीछे ना हो जाए। और ये सब एक्सपेंस हो गए तो उसके बाद टोटल एक्सपेंस करके लिखेंगे कि टोटल एक्सपेंस यहाँ पे कितने हो रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करें। तो टोटल एक्सपेंस अगर हम लोग मेंशन करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6, के यहाँ पे 6 लाख के एक्सपेंस हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6 और 6,10,000 के एक्सपेंसेस, बराबर। ये होगा हमारा टोटल एक्सपेंस। चाहिए तो ये टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस ऐसे उसमें दो दो लाइन भी कर देना, ऊपर और नीचे लाइन कर देना कि हाईलाइट हो जाते हैं कि टोटल एक्सपेंस और टोटल रेवेन्यू इतनी है, बराबर ना। ये टोटल एक्सपेंस और टोटल रेवेन्यू हो गया। अब उसके बाद भले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है पर हमें तो आगे के स्टेप लिखने हैं ना, उसके बाद खाली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, बराबर, पर हमें तो पूरे स्टेप लिखना है ना, कि नंबर 4 में एक्सपेंस लिखा, सब तरह के एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंस लिख दिए। अब नंबर 5 में, वो नंबर 5 में लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर कहें तो जिसमें टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। वो क्वेश्चन में नहीं है, वो हमें माइनस करके लिखना है कि टोटल इनकम कितनी है और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो तो बाकी का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 में से 6 जाएगा तो वो 3 लाख का आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो बाकी बचेगा 5,10,000, 5,10,000 ना, सॉरी 4,90,000, नहीं बढ़ाना थोड़ी कम करना है सॉरी 4,90,000 का ये रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टेप 5, फिर स्टेप 6 उसमें आ जाता है, वो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, कि प्रोविजन फॉर टैक्स ये नंबर 6 लिखेंगे कि जिसमें कितने परसेंटेज का टैक्स है, वो कि जैसे यहाँ पे टैक्स है 30% का तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स 30% रखेंगे, बराबर। दोनों पे जैसे 3 लाख पे 30% आ जाएगा 90,000 का हो जाएगा, और 4,90,000 पे 30% करें तो वो 1,47,000 का आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। एंड फाइनली नंबर 7 आता है, 7th स्टेप आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि जहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स हम लोग माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो बाकी का हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा, ठीक है ना। हमारा नेट प्रॉफिट वो बोल रहा था नेट प्रॉफिट, वो अटक गया कि टोटल प्रॉफिट में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये टैक्स माइनस करो, बाकी हमारा आफ्टर टैक्स के 3 लाख में से 90 माइनस करें तो 2,10,000, बराबर। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3,43,000, 3,43,000, और इन पे हम लोग यहाँ पर नीचे 2 लाइन कर देंगे कि भाई ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना हो या कॉमन साइज भी बनाना हो, दोनों में पूछेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही। बैलेंस शीट में इतनी बड़ी बैलेंस शीट, जो आपको याद है ना बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट वो पूरा पार्ट आता है, तो इतना पूरा पार्ट एग्जाम में नहीं पूछते क्योंकि उनको भी पता होता है इतना बड़ा सम 4 मार्क में पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो
कंपेरेटिव हो या कॉमन साइज हो, आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बना देना है, सातों स्टेप लिख देने हैं, भले क्वेश्चन में सातों स्टेप हो कि ना हो, सातों स्टेप आपको लिख देने हैं और फिर उन सातों स्टेप को लिख दिए दोनों में, अब खाली इंक्रीज डिक्रीज करना है कि इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में और इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में, कि 2 साल में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ हर अमाउंट का। फिर अब भले नाम मत देखो, नाम लिख दिया, ये लिख दिया, अब नाम नहीं देगा, आप खाली अमाउंट में देखते जाओ कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। तो यहाँ इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में ढूंढना हो, ऐसे तो यार सीधा लॉजिक रहता है, पर अगर सपोज फॉर्मूला वाइज किसी को याद रखना हो तो इंक्रीज डिक्रीज अगर फाइंड करना हो तो 2017 की अमाउंट -16 की अमाउंट करेंगे, वो ध्यान में रखना भाई। आपको टेक्स्ट बुक में तो वो 1 2 3 4 करके नंबर दिए गए होते हैं कि भाई ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे दिए, पर वो सब लिखने की जरूरत नहीं, वो खाली आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है। मैं आपको दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में काउंट करना है तो 17 -16 करना है, वो ध्यान में रखना है, 17 -16, क्योंकि आप इसमें करोगे तो प्लस या माइनस उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है, इसलिए 17 -16 करना है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा भाई। जैसे यहाँ पर पहले 8 लाख था, फिर 9 लाख हुआ, तो इंक्रीज हुआ ना, कितना इंक्रीज, तो ये 9 - 8 करेंगे, वो 1 लाख का इंक्रीज। पहले इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में लिख दो पूरा, पहले माइनस कर दो फिर परसेंटेज, दो मेथड, प्लस माइनस भी कर रहे हो फिर परसेंटेज भी ढूंढ रहे हो, फिर कितने स्टूडेंट उसमें गड़बड़ कर देते हैं, सीधा साधा सम कुछ भी नहीं करना है, उसमें भी माइनर कैलकुलेटर के मिस्टेक की वजह से आपके पूरे 4 मार्क्स चले जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करो, एक एक स्टेप ढूंढो, पहले सब प्लस माइनस कर दो, फिर सबके परसेंटेज ढूंढो, प्लस माइनस में 17 -16 17 -16 ऐसे करो, फिर वो स्टेप पे जाओ कि जैसे 2 - 1 तो ये भी 1 लाख का इंक्रीज हुआ, 11 - 9 तो वो 2 लाख का इंक्रीज हुआ, 330 - 3 तो ये 30,000 का इंक्रीज हुआ, बराबर, पहले 3 लाख था फिर 330 हुआ तो 30,000 का इंक्रीज ना, 60 60 है कोई इंक्रीज नहीं, 40 40 में कोई इंक्रीज नहीं, अब 2 लाख से 180 हुआ, देखो यहाँ डिक्रीज हुआ है, तो इसमें आप माइनस करो वैसे ही 17 -16, तो जिसको कैलकुलेटर की आदत है, लॉजिक नहीं चलता है, कैलकुलेटर की आदत है, तो वो यहाँ पे बरोबर रहेंगे भाई, कि यहाँ पर 180 -20 2 लाख करोगे तो 20,000 माइनस में आएगा, तो माइनस में ब्रैकेट में लिखना है, बरोबर। फिर आप लोग गलती से 2 - 180 +20 लिख दिया, ब्रैकेट लगाना भूल गए आप लोग, प्लस में लिख दिया तो वो मार्क गए आपके। ये छोटी छोटी बातें खाली ध्यान में रखना भाई, बाकी सम में कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस ही करना है, फॉर्मेट बना दिया प्लस माइनस, ये समझाने में इतनी देर लग रही है, आपको लिखने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बरोबर। तो इसमें से ये माइनस, फिर यहाँ 6 10 - 6 तो यहाँ पे 10,000, 490 - 3 तो यहाँ पर 1,90,000, 147 and 90 तो कितना हो जाएगा 57,000, और 343 and 210 तो कितना हो जाएगा 1,33,000, ये बचेगा ना, प्लस माइनस हो गया इसमें, तो प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में ढूंढेंगे, ये रुपीज में हो गया, चाहिए तो आपको यहाँ पे वो लाइन भी वैसे ही कर दो कि भाई ये टोटल टोटल है, बराबर ना, कि ये टोटल टोटल आया है, वैसे भले लाइन भी कर दो। फिर इंक्रीज डिक्रीज हम लोग परसेंटेज में भी ढूंढेंगे, तो परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज ढूंढे तो उसके लिए क्या करना है, तो परसेंटेज ढूंढने के लिए अगर सिंपल फॉर्मूला बता दूं, तो अगर इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला आती है कि इंक्रीज डिक्रीज की क्या अमाउंट आई है, इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट डिवाइड बाय 2016 की अमाउंट, मतलब के बेस ईयर की अमाउंट इनटू 100, जो भी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट आई है उसको 2016 की अमाउंट से डिवाइड करना है। अब 16 की जगह आपके एग्जाम में जो भी हो, जो भी बेस ईयर हो, तो डिवाइड बाय बेस ईयर की अमाउंट करनी है मल्टीप्लाई 100, तो आपको आंसर मिल जाएगा वो परसेंटेज में, कि जैसे यहाँ पे पहला है तो 1 लाख डिवाइड 8 लाख इंटू 100, बराबर ना, 1 डिवाइड 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 12.50%, कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं तो ध्यान देना, तो 1 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 तो वो हो जाएगा 12.50%, वो सीधा परसेंटेज।
यहाँ पे 1 लाख डिवाइड 1 लाख इंटू 100, तो वो तो 100 ही रहेगा, सीधा 100%। 1 लाख डिवाइड 1 लाख वही रहेगा ना। फिर यहाँ 2 लाख डिवाइड 9 लाख इंटू 100, तो 2 लाख डिवाइड 9 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा 22%। तो 22.22%। मैं वो टेक्स्ट बुक में से लिख रहा हूँ, आप तो कैलसी से करोगे डायरेक्टली। यहाँ पे भी 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 10%। बराबर, यहाँ कोई इंक्रीज ही नहीं है, डैश है, तो यहाँ परसेंटेज में भी डैश ही रहेगा, कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं, तो परसेंटेज कहाँ से। यहाँ पे भी 20,000 डिवाइड 2 लाख इंटू 100, तो 10% ही हुआ, पर 20,000 माइनस में है ना, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज भी कैसे लिखना है, माइनस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। ये चीज ध्यान रखना भाई, कि अगर अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो परसेंटेज भी डिक्रीज में ही लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। यही छोटी सी चीज खाली ध्यान में रखनी है, बराबर, बाकी कुछ भी नहीं है सम में। सीधा सीधा जो है वो प्लस माइनस करना है आपको, प्लस माइनस फिर परसेंटेज। अब ये 10,000 डिवाइड 6 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा 1.67% हो जाएगा, बराबर। मैं देख के लिख रहा हूँ, 190 डिवाइड 3 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा 63.33%। 63.33%। फिर 57 डिवाइड 90 इंटू 100, उसमें भी 63.33% होगा। एंड ये 133 डिवाइड 210 इंटू 100, तो उसमें भी 63.33%। ये आपका सम कंप्लीट, ये आपके 4 मार्क पक्के। सिंपल है ना, तो 5 मिनट नहीं लगते पूरा, मुझे समझाने में भले 20 मिनट लगे, तो आपको करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। पहले पूरा स्टेप लिख देना है, बराबर, पीएनएल का पूरा स्टेप जो है वो लिख देना है। उसके बाद ये अमाउंट 16 और 17 की लिखनी है, और उसके बाद ये इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में करना है इस रूल के हिसाब से, 17 माइनस 16, और फिर इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में ढूंढना है। तो इतना तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये दो हमें ढूंढना है, बराबर। फिर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये एक सम की प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको कुछ भी पूछे। बैलेंस शीट में भी सपोज अगर आपको आया है, ऐसा आएगा नहीं, पर अगर सपोज यही क्वेश्चन बैलेंस शीट में आया, तो आपको क्या करना है, पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है। और ऐसे में बैलेंस शीट आपको तैयार करके दे ही देंगे, बैलेंस शीट करनी नहीं पड़ेगी तैयार। जो फॉर्मेट आता है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर एसेट्स में नॉन करंट करंट, तो वो सब आपको दे ही देंगे, आपको तैयार नहीं करना है। तो आपको बैलेंस शीट की भी पूरी यहाँ पर फॉर्मेट लिख देना है, 16 17 की अमाउंट ही लिखनी है जैसे बैलेंस शीट में होता है, और खाली यहाँ इंक्रीज डिक्रीज वैसे ही करना है। पीएनएल की जगह पर बैलेंस शीट में इंक्रीज डिक्रीज करना है, कि रुपीज में वही 17 माइनस 16 की अमाउंट, और परसेंटेज में वही उसको डिवाइड बाय 16 से। समझो, नाम कुछ भी दिए गए हो, पीएनएल की जगह आपको बैलेंस शीट का नाम दे दिया है, हमें तो अमाउंट का इंक्रीज डिक्रीज करना है, बराबर। तो कोई भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछे तो ऐसा इंक्रीज डिक्रीज में करना है। अब यही समझो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो यहां तक का तो आपका हिस्सा सेम ही है, बदलता खाली ये है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है ना, 16 17 तक तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये सब तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। कंपैरेटिव बनाए या कॉमन साइज बनाए, ये सब तो लिखा हुआ ही है, खाली बदलेगा क्या, तो बदलेगा खाली ये हिस्सा बदलेगा हमारा, बराबर। तो ये कैसे बदलेगा, आप कॉमन साइज स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। समझो, यही क्वेश्चन के मैं फिर से नहीं लिखूंगा कि यही अमाउंट है, मैं आपको इसके थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे काउंट करना है। तो अब अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, तो सपोज मैंने वही क्वेश्चन लिखा है, आपके भी एग्जाम में अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट कहे तो पहले इतना तो आपको लिख ही देना है ना, ठीक है ना, और वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है। अब एक चीज और भी अच्छी है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप मिसिंग होते हैं, जैसे हमने पहले किया ये कि टोटल रेवेन्यू नहीं था, टोटल एक्सपेंस नहीं दिया हुआ था, ये प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, ये सब हमने ढूंढा प्लस माइनस करके। कंपैरेटिव में हमें ढूंढना पड़ता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये नहीं, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको पूरी टेबल दे ही दी हुई होती है। जैसे मैंने तो यहाँ दूसरा लिखा है, आपका इलस्ट्रेशन 13 है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 187 पे इलस्ट्रेशन 13, देखो पूरा टेबल बना हुआ है कि सातों स्टेप लिखे हैं, उन्होंने 5 करके दे दिए कि उसमें जो है वो अदर रेवेन्यू, अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू नहीं है।
पर ये जैसे दिया हुआ है ना, तो इसमें वही लिखना है, अब है ही नहीं अदर इनकम, तो फिर ये 2 स्टेप लिखना ही नहीं है उसमें। अरे बात ध्यान, सिंपल कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए अगर आपको पूछेंगे भी तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर ही दे देंगे, और नहीं भी बनाकर दे रहे हैं तो हमें बनाना तो है भाई, ठीक है, नहीं भी हो तो हमें तो ये 7 स्टेप लिखने हैं। तो ये 7 स्टेप लिखेंगे। अब अगर सपोज कॉमन साइज बनाना है, मैं उसी क्वेश्चन को ही लिखा, कंपैरेटिव पीएनएल की जगह पर कॉमन साइज पीएनएल स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, कॉमन साइज है तो इसमें जो है वो हमारे बिजनेस का वॉल्यूम चेक करते हैं कि बिजनेस कितने लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, वो चेक किया जाता है और वो पब्लिक को बताया जाता है कि हमारा बिजनेस इतनी लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, बराबर ना, वॉल्यूम चेक करते हैं उसमें। और कॉमन साइज में वॉल्यूम चेक करना हो कि बिजनेस कितनी लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, तो उसमें अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट बना रहे हैं, पीएनएल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो वॉल्यूम, वो बिजनेस की साइज, कॉमन साइज चेक करते हैं सेल के हिसाब से। आपको अगर पीएनएल स्टेटमेंट पूछ रहे हैं और पूछेंगे यही कि पीएनएल स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तो उसमें सेल के हिसाब से हम लोग साइज चेक करते हैं, बिजनेस का वॉल्यूम चेक करते हैं। मतलब उसमें आता है पीएनएल स्टेटमेंट में कि परसेंटेज, परसेंटेज टू सेल्स आता है। और अगर सपोज बैलेंस शीट बनानी है, कि अगर बैलेंस शीट तैयार करनी है तो उसमें भी ऐसे ही आपको बैलेंस शीट तो पूरी दी गई होती, 16-17 के अमाउंट भी सब दिया हुआ ही होगा क्वेश्चन में। अगर बैलेंस शीट तैयार करनी है तो उसमें वॉल्यूम चेक करना हो, कॉमन साइज चेक करनी हो, तो उसमें परसेंटेज ढूंढते हैं, परसेंटेज टू टोटल ढूंढते हैं, ये ध्यान में रखना भाई। कभी कभार एमसीक्यू में भी ये टॉपिक पूछते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए अगर पीएनएल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो परसेंटेज टू सेल करना है, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो परसेंटेज टू टोटल करेंगे हम लोग, रहेगी बात ध्यान, ठीक है ना, ये दो। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे, कि सपोज कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है तो यहां तक का फॉर्मेट तो आपका सेम ही रहेगा कि सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिर 16 और 17 की अमाउंट। आपके क्वेश्चन में भले 17 और 16 दिया गया हो, आपको यहाँ आंसर में हमेशा पहले 16 फिर 17 लिखना है, बराबर, 16-17 की अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पर बनेगा परसेंटेज टू सेल्स, कि पीएनएल बना रहे हैं तो पीएनएल में क्या लिखना है, हमें परसेंटेज टू सेल लिखना है, कि सेल से कंपेयर करके बताना है। और सेल से कंपेयर करने के लिए 2016 की कंपैरिजन, उसके परसेंटेज, और 2017 के परसेंटेज वो अलग आएंगे। यहाँ जब कॉमन साइज हमें बनाना हो तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, 16 की पूरे परसेंटेज अलग बनेंगे और 17 के पूरे परसेंटेज अलग बनेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करके नहीं बताना है हमें, बरोबर, ये ध्यान में रखना। साइज बतानी हो फिर कंपैरिजन पब्लिक खुद करेगी। जैसे बता रहा हूँ एक एग्जांपल से कि सपोज अगर हमें परसेंटेज टू सेल ढूंढने हैं तो पहले 16 का सब परसेंटेज ढूंढ लो, परसेंटेज टू सेल है मतलब परसेंटेज लिखना है किससे कंपेयर करके, सेल से कंपेयर करके, कि 2016 में सेल कितनी है, सपोज 2016 में सेल 8 लाख की है, तो इसका मतलब इन सबके परसेंटेज हमें ढूंढने हैं, 16 में सब अमाउंट के परसेंटेज ढूंढने हैं, ये सेल के हिसाब से 8 लाख के हिसाब से। तो उसके लिए परसेंटेज ढूंढने के लिए फॉर्मूला कैसे रहेगी, तो उसकी फॉर्मूला रहेगी अमाउंट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कि अगर 16 की अमाउंट ढूंढनी है तो कोई भी अमाउंट हो, कोई भी अमाउंट डिवाइड बाय सेल करना है, मतलब डिवाइड बाय 8 लाख करना है इनटू 100, फिर जो आंसर आया यहाँ पर। अगर 17 में भी ढूंढना है, फिर कि 17 में भी ढूंढना है तो 17 की सेल कितनी है, तो 17 की सेल 9 लाख की है, तो इन सब को वो डिवाइड बाय 9 लाख करना है, बरोबर ना। यहाँ पे सेल से वो ध्यान में रखना। अगर सपोज ऐसे बैलेंस शीट का पूछते तो बैलेंस शीट में टोटल के परसेंटेज ढूंढते हैं, मतलब उसमें अगर कभी पूछे तो ऐसा हो जाएगा कि जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल करेंगे इनटू 100, अमाउंट डिवाइड बाय टोटल। बैलेंस शीट में नहीं, वो लायबिलिटी का टोटल आता है फाइनल और एसेट का टोटल, दोनों का टोटल सेम रहता है, बराबर ना। तो वो टोटल पर से हम लोग फाइंड करेंगे कि जो अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल इनटू 100,
अगर बैलेंस शीट हो तो, पर वो पूछेंगे नहीं, चिंता मत करो। अगर पीएनएल में कह रहे हैं तो पीएनएल के हिसाब से हम लोग ऐसे, अब सपोज 16 की अगर हमें अमाउंट ढूंढनी है तो सबको, जैसे पहली अमाउंट है तो अमाउंट 8 लाख डिवाइड बाय सेल भी 8 लाख ही है इनटू 100। तो पहले 8 लाख डिवाइड 8 लाख, तो वो तो 100% ही रहेगा पहले का। सपोज ये है कि 1 लाख है, कि 1 लाख डिवाइड 8 लाख इनटू 100, कि 1 लाख आ जाएगी ये अमाउंट, 1 लाख डिवाइड बाय सेल 8 लाख इनटू 100। तो सपोज इसके परसेंटेज आ जाएंगे 12.5%, बराबर ना, 12.5%। फिर ये 9 लाख का गिने, पहले ये 16 का ही सब अमाउंट ढूंढनी है, सबको डिवाइड करना है 8 लाख से। समझो 9 लाख है तो 9 लाख डिवाइड 8 लाख इंटू 100, अगर मैं कैलसी से करूं तो 9 लाख डिवाइड 8 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 11.25%, बराबर, सॉरी 112.5%, कितना आ जाएगा 112.5%, कि 9 लाख डिवाइड 8 लाख इंटू 100। फिर इसको भी कि 3 लाख डिवाइड 8 लाख इंटू 100, तो वो 3 लाख डिवाइड 8 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 37.5%। सबको ऐसा ही करना है, 60 में भी हो कि 60 डिवाइड 8 लाख, तो सबको 60,000 डिवाइड 8 लाख इंटू 100, तो 7.5%। सबकी कंपैरिजन वैसा ही ना, इन सबको डिवाइड किससे करना है, सेल से, परसेंटेज टू सेल ढूंढने हैं हमें, ये कॉमन साइज में, ये 1% मिल जाएंगे, फिर ढूंढने हैं दूसरे के परसेंटेज, ये आप आगे आप कंप्लीट कर लेना फिर इसे, बराबर। फिर ऐसे ही सबका ढूंढेंगे, जो जो आंसर है सबको कंपेयर किससे करना है, 8 लाख से। फिर 17 का, ये 17 का भी कंपेयर करेंगे, पर 17 में सेल कितनी है, 9 लाख है, तो मतलब अब इन सबको हम डिवाइड करेंगे किससे, 9 लाख से डिवाइड करेंगे, कि सबको 9 लाख से डिवाइड करें, पहले 9 लाख डिवाइड 9 लाख, तो वो तो 100% ही हो जाएगा, वो तो वही हो जाएगा ना उसमें। फिर जो है वो 2 लाख डिवाइड 9 लाख, तो 2 लाख डिवाइड 9 लाख कितना हो जाएगा, 22.22%, तो उसका आंसर आ जाएगा 22.22%, बराबर। ये वॉल्यूम मिलेगी ना हमें, ठीक है ना। फिर इसको भी डिवाइड बाय 9 लाख करना है, कि 11 लाख डिवाइड 9 लाख इंटू 100, तो सपोज 11 लाख डिवाइड 9 लाख कितना हो जाएगा, तो 122.22%, 122.22% होगा। इन सबको किससे डिवाइड करेंगे, 9 लाख से डिवाइड करेंगे हम, बराबर। फिर जैसे 330 डिवाइड बाय 9 लाख, तो 330 डिवाइड बाय 9 लाख कितना हो जाएगा, 36.67%, बराबर। सबको इससे, फिर 60 डिवाइड बाय 9 लाख, तो समझो 60,000 डिवाइड बाय 9 लाख कितना, 6.67%, ठीक है ना। तो ये 16 का सब कंपेयर करेंगे उसकी सेल से 8 लाख से, 17 का सब कंपेयर करेंगे उसकी सेल 9 लाख से, या जो भी अमाउंट हो, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, कॉमन साइज में साइज बतानी है, वॉल्यूम बतानी है। फिर पब्लिक उसका कंपेयर करती है, वॉल्यूम से ऐसे पता चलता है कि समझो अदर इनकम है, सेल तो 100 ही है, कि अदर इनकम है, कि पहले अदर इनकम 12% की थी, अब अदर इनकम जो है वो 22% की है, तो वो पब्लिक कंपेयर करती है कि हाँ यार कंपनी की अदर इनकम, एक्स्ट्रा इनकम बड़ी है, फायदा है। टोटल इनकम कहो तो पहले टोटल इनकम सेल के 112% मिलते थे, अब सेल के 122% मिल रहे हैं, मतलब टोटल इनकम भी कंपनी की बड़ी है, बराबर। ऐसे पब्लिक चेक करती है। भाई एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस पहले 37% थे, अब 36% हुए हैं, बराबर। तो एक्सपेंसेस इतने परसेंटेज हुए तो पब्लिक कंपेयर करेगी, हाँ यार एक्सपेंस कम हुए हैं, अच्छी बात है। इसमें भी एक्सपेंस 7 से 6% हुए हैं, अच्छी बात है कि इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, कंपनी अच्छे रास्ते पे है। ये कंपैरिजन उनकी है ना, हमें तो कॉमन साइज बना के दे देना है पब्लिक को, आप टीचर्स को दे देना कि हाँ भाई देखो हमने कॉमन साइज बनाया, कंपेयर टीचर करेंगे। आई बात ध्यान, बराबर। सिंपल खाली ये दो सम की प्रैक्टिस कर लो, कंपैरेटिव और कॉमन साइज का एक एक प्रॉफिट एंड लॉस, आपका चैप्टर कंप्लीट, बराबर। बैलेंस शीट का भी अगर पूछेंगे तो नहीं, पर बैलेंस शीट पूछे तो ऐसे ही पहले 16 की सब बैलेंस शीट की अमाउंट, जितनी भी अमाउंट हो उन सबको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से। जैसे इन सब में
सेल से डिवाइड किया, उसमें सबको टोटल से डिवाइड करना, आपका आ जाएगा। पर वो टेंशन मत लो, आप खाली ये सम की प्रैक्टिस कर लो, 100% आपका चैप्टर कंप्लीट। तो गुडविल की 5 मेथड और इस चैप्टर की 2 मेथड, आपके 12 मार्क पक्के। चैप्टर 5 और 6 जो पार्ट 2 का चैप्टर 5 6 है, उसकी खाली थियरी करना, सम भले प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अभी आखिरी टाइम है, उन सम को नई तरह से प्रैक्टिस करो। इससे अच्छा इसी के ही सम आप दोबारा तिबारा रिवाइज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, पक्का ना? चलो सेक्शन डी कंप्लीट हुआ, कल फिर सेक्शन ई का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? थैंक यू बेटा।